हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी विथ यथार्थ पर। हम लोग भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं और इस श्रृंखला में हम आज संविधान के स्रोत के विषय में अध्ययन करेंगे। संविधान के स्रोत क्या होते हैं? भारतीय संविधान में हमने बहुत सारे प्रावधान को विभिन्न देशों से शामिल किया है और यही संविधान के स्रोत होते हैं। तो हमारे संविधान निर्माताओं का यह उद्देश्य था कि कैसे हम भारत के संविधान को विश्व का बेहतरीन संविधान बनाएं। इसलिए उन्होंने दुनिया के कई देशों के संविधान का अध्ययन किया और वहाँ के बेहतरीन प्रावधानों को भारतीय संविधान में शामिल किया। अब हम ये देखते हैं कि भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ा है। तो भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसका पड़ा है। तो हम देखें तो भारत शासन अधिनियम से हमने लगभग 200 अनुच्छेद लिए हैं। भारतीय संविधान का 2/3 भाग हमने 1935 के अधिनियम से ही लिया है। हमें स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी, लेकिन हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और जब तक हमारा नया संविधान लागू नहीं हुआ था तब तक हम लोगों ने जो शासन कार्य था वो 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही किया था। तो डॉक्टर अंबेडकर का ये कथन था कि हमें नए संविधान की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर हम चाहें तो 1935 के भारत शासन अधिनियम से भी शासन कर सकते हैं। और देखते हैं हम इसमें क्या क्या है। निम्न प्रावधान ग्रहण किए गए हैं। पहला है संघात्मक शासन। संघात्मक शासन से क्या तात्पर्य है? इसमें शक्तियों का विभाजन होता है केंद्र और राज्य के बीच। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। एक संघात्मक शासन हम पढ़ते हैं जो हमने कनाडा से लिया है। जो ये कनाडा वाला है उसमें मजबूत केंद्र के साथ और राज्य के बीच जो शक्तियों का विभाजन है वो हमने कनाडा से लिया है, लेकिन संघात्मक शासन केंद्र और राज्य के बीच जो है तो वो हमने 1935 के अधिनियम से ही लिया है। इसमें अंतर है, इसको हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान जो है वो ये आपातकालीन प्रावधान हमने 1935 के अधिनियम में लिए हैं और उसमें आपातकालीन शक्तियाँ गवर्नर में निहित थी। तो हमारे राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, तो आपातकालीन शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी और वह इसका प्रयोग करेगा। अगला है राज्यपाल का पद। राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है और ये पद भी हमने 1935 के अधिनियम से लिया है। अब लोक सेवा आयोग। केंद्र और राज्य दोनों में ही ये लोक सेवा का प्रावधान है, केंद्र और राज्य, और ये हमने 1935 के अधिनियम से लिया है। अब हम देखते हैं अगला देश ब्रिटेन। ब्रिटेन से हमने क्या लिया है? संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली से क्या तात्पर्य है? इसमें समस्त शासन सत्ता को 2 भागों में बांटा जाता है, एक नाम मात्र की और दूसरी वास्तविक। नाम मात्र से क्या तात्पर्य है? जैसे केंद्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, तो राष्ट्रपति जो होता है वो नाम मात्र का प्रमुख होता है। वास्तविक प्रमुख मंत्रिपरिषद होती है और इसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। तो सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं, लेकिन वास्तविक प्रमुख मंत्रिपरिषद ही होती है। नेक्स्ट देखें विधि का शासन। विधि का शासन का अर्थ है शासन कानून का होगा और कोई भी कानून से ऊपर नहीं होगा। ये हमने ब्रिटेन से लिया है। नेक्स्ट एकल नागरिकता। हमारे भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। चाहे हम किसी भी राज्य के निवासी हों, लेकिन हम लोग भारतीय ही हैं। और हम लोगों ने देखा था कि अमेरिका में दोहरी है, वहाँ पर देश स्तर और राज्य स्तर पर दोहरी नागरिकता होती है, लेकिन भारत में एकल नागरिकता है और ये हमने ब्रिटेन से ली है। अगला देखें महान्यायवादी। तो ये जो महान्यायवादी का पद है ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है और ये अनुच्छेद 76 में आता है।
महान्यायवादी भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देता है। अब ये अगला है विधायी प्रक्रिया। विधायी प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है? कानून बनाने की प्रक्रिया। जैसे कोई भी कानून हमें बनाना है तो ये पहले सदन में रखा जाता है, फिर दूसरे सदन में जाता है, उसके बाद जब राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है तब वह कानून अधिनियम बन जाता है। तो ये विधायी प्रक्रिया भी हमने ब्रिटेन से ली है। अब देखते हैं अगला देश, अमेरिका। अब अमेरिका से हमने क्या लिया है? तो प्रस्तावना, ये हमने अमेरिका से ली है। और अगला है मूल अधिकार। मूल अधिकार भी हमने अमेरिका से लिए हैं और इनका उल्लेख अनुच्छेद 12 से 35 तक है। 12 से 35 तक। अगला देखते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन तथा महाभियोग। हम जानते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है और उसका निर्वाचन परोक्ष रूप से होता है, ये प्रत्यक्ष नहीं होता है। और ये हमने अमेरिका से लिया है, इसका राष्ट्रपति का निर्वाचन भी और महाभियोग भी। अगला है न्यायपालिका की स्वतंत्रता तथा न्यायिक पुनरावलोकन। तो ये जो है न्यायपालिका हमारे यहाँ स्वतंत्र है, उस पर किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। और न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ ये है कि अपने पूर्व के दिए गए निर्णयों की समीक्षा भी न्यायालय कर सकता है, और ये हमने अमेरिका से लिया है। अगला है राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद भी हमने अमेरिका से लिया है। और राज्यसभा का पदेन सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति ही होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति। अगला देश देखते हैं आयरलैंड। आयरलैंड से हमने क्या लिया है? तो राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिन्हें हम DPS भी कहते हैं, ये हमने आयरलैंड से लिए हैं। और ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि हमने नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए हैं? तो ये हमने आयरलैंड से लिए हैं और ये है अनुच्छेद 36 से 51 तक है। अनुच्छेद। और हमने क्या लिया है आयरलैंड से? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा सदस्यों का मनोनयन। तो राष्ट्रपति जो है ना 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं राज्यसभा में, और ये सदस्य जो होते हैं वो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से संबंधित होते हैं। और ये भी हमने आयरलैंड से लिया है। अब देखते हैं अगला देश कनाडा। कनाडा से हमने क्या लिया है? मजबूत केंद्र के साथ संघात्मक शासन। अभी हमने ऊपर संघात्मक शासन जो पढ़ा था 1935 के अधिनियम में, उसमें ये मजबूत केंद्र का जिक्र नहीं था, उसमें केंद्र और राज्य के बीच था। लेकिन अगर मजबूत केंद्र के साथ संघात्मक शासन आता है तो ये हमने कनाडा से लिया है। और अवशिष्ट विषय केंद्र को, इसका क्या तात्पर्य है? 7वीं अनुसूची हमने पढ़ी थी अभी अनुसूचियों में, उसमें हमने केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती की सूची के विषय में पढ़ा था। केंद्र जिसमें केंद्र बनाता है प्रावधान, राज्य और समवर्ती में केंद्र और राज्य दोनों। लेकिन जो विषय इन तीनों सूचियों में नहीं है उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को होगा। ये प्रावधान हमने कनाडा से लिया है, अवशिष्ट विषय केंद्र को। नेक्स्ट देखते हैं राज्यपाल की नियुक्ति। अभी हमने राज्यपाल का पद देखा था, वो 1935 के अधिनियम से हमने लिया है। और राज्यपाल की जो नियुक्ति है ये हमने कनाडा से ली है। और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति। और हमने एक शब्द लिया है यूनियन। यूनियन मतलब संघ के स्थान पर यूनियन शब्द हमने कनाडा से लिया है। यूनियन कहाँ से लिया है? कनाडा से। अगला देखते हैं फ्रांस। फ्रांस से हमने गणराज्य लिया है। गणराज्य का क्या अर्थ होता है? गणराज्य का अर्थ होता है कि
जहाँ पर सर्वोच्च पद वंशानुगत नहीं होगा, मतलब सर्वोच्च पद जो राष्ट्र का सबसे पहला या प्रमुख पद होगा, जैसे कि राष्ट्रपति। यहाँ पे कोई भी सामान्य व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, राजा का बेटा राजा नहीं बनता है, यहाँ पर कोई भी बन सकता है। और ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुता ये भी हमने फ्रांस से ली है, जिसका प्रयोग हमने प्रस्तावना में किया है। आगे हम इस विषय में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है? समवर्ती सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये हमने जो तीसरी सूची है ये हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। लेकिन अगर किसी विषय पर विवाद हो जाए केंद्र और राज्य के बीच, तो उसमें केंद्र का कानून ज़्यादा प्रभावी माना जाएगा। और अगला देखते हैं प्रस्तावना की भाषा शैली। प्रस्तावना को हमने अमेरिका से लिया है, लेकिन इसकी भाषा शैली को ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया है। अगला देखते हैं संसद की संयुक्त बैठक। ये अगर किसी साधारण विधेयक को लेकर दोनों सदनों में मतभेद हो जाए तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष, ये प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। अब देखते हैं हम दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया है। तो जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में है, इसे हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। अगला देखते हैं जर्मनी। जर्मनी से हमने क्या लिया है? आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। आपातकाल के समय जो हमारे मूल अधिकारों को निलंबित किया जाता है, वो प्रावधान हमने जर्मनी से लिया है। अब बात करते हैं मूल कर्तव्य की। तो मूल कर्तव्य हमने कहाँ से लिए हैं? सोवियत संघ यानी कि रूस से। तो फ्रेंड्स, ये तो था हमारा आज का टॉपिक। अब हम लोग कल जो हमने पढ़ा था उसका रिवीजन करेंगे प्रश्नोत्तर के माध्यम से। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन है 8, 4, 10, 12। तो सही उत्तर है 12। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेतन एवं भत्ते किस अनुसूची में है? ऑप्शन है तीसरी अनुसूची, पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची। तो वेतन और भत्तों का उल्लेख दूसरी अनुसूची में है। अब हम ये देखते हैं कि पहली, तीसरी और चौथी अनुसूची में क्या है। तो पहली अनुसूची में हमने पढ़ा था राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाओं का उल्लेख है। और हमें पता है वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरी हो गई वेतन भत्ते। और देखिए अब तीसरी अनुसूची में क्या है, तो इसमें शपथ का उल्लेख है। शपथ, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख नहीं है। चौथी अनुसूची में क्या है, तो राज्यसभा में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व है जनसंख्या के आधार पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वीं अनुसूची में क्या है। ऑप्शन है अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजाति प्रशासन, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में प्रशासन, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। चौथा है भाषाएं। तो हमारा सही उत्तर है 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये तीनों सूचियां हैं। अब बात करते हैं ये अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजाति प्रशासन, ये 5वीं अनुसूची में है। और असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम में प्रशासन, ये 6ठी अनुसूची में है। और भाषाएं जो हैं वो 8वीं अनुसूची में है। और मूल संविधान में 14 थी और वर्तमान में इनकी संख्या 22 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगरीय प्रशासन किस सूची का विषय है? ये है किस सूची का विषय है? ऑप्शन है 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची,
9वीं अनुसूची। तो हमारा सही उत्तर है 12वीं अनुसूची। नगरीय प्रशासन का उल्लेख 12वीं अनुसूची में है, जिसे हमने 74वां संशोधन से जोड़ा था, और इसमें कुल 18 विषय हैं। अब बात करते हैं 11वीं अनुसूची। तो इसमें पंचायतों का उल्लेख है, पंचायतों का, और इसमें 29 विषय हैं, 29 विषय। अब बात करते हैं 10वीं अनुसूची की। तो ये दल बदल से संबंधित है, और इसे हम लोगों ने 52वां संशोधन से अपनाया था। अब बात करते हैं 9वीं अनुसूची की। तो ये भूमि सुधार से संबंधित है, और इसे हम लोगों ने प्रथम संविधान संशोधन 1951 से अपनाया था। फ्रेंड्स, ये तो थे सारे आज के क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।